Good morning, student. Today we will study about the next topic, the most important topic, न्यूक्लियस. स्टूडेंट, मैंने बताया था आपको कि जो सेल के जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो 3 होते हैं. पहला मैंने बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड बताया था हमने न्यूक्लियस और थर्ड बताया था हमने साइटोप्लाज्म. स्टूडेंट, पहला पोर्शन हमने कवर कर लिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में. अलॉन्ग विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन वी हैव आल्सो कवर्ड सेल वॉल. हमने सेल वॉल पे भी डिस्कस कर लिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भी डिस्कस कर लिया है. अब नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है न्यूक्लियस. स्टूडेंट, कभी कभी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि हम इसको सेल ऑर्गेनेल्स भी बोल देते हैं. कुछ बुक्स पे सेल ऑर्गेनेल्स भी लिखा होता है, लेकिन अगर मेरे नोट्स को आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने कंपोनेंट लिखा है इसको. तो ये सेल का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रादर सेल ऑर्गेनेल्स. सेल ऑर्गेनेल्स कहने से अच्छा है कि आप इसको कंपोनेंट बोलिए कि ये सेल का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने फर्स्ट कंपोनेंट को फिनिश किया. अब हम न्यूक्लियस पे डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट, न्यूक्लियस के कुछ निकनेम्स भी हैं जिसको हम जनरली पढ़ते हैं, कहते भी हैं उसको. जैसे कि पहला नेम मैंने दिया है ब्रेन ऑफ द सेल. न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं. सेकंड हमने नेम दिया है हार्ट ऑफ द सेल. थर्ड है डायरेक्टर ऑफ द सेल एंड फोर्थ है कंट्रोलर ऑफ द सेल. ये कुछ निकनेम है, अदर नेम है न्यूक्लियस के. और भी नेम हो सकते हैं, उसको पढ़िएगा. तो क्यों बोलते हैं इसको ब्रेन ऑफ द सेल? स्टूडेंट, इसको ब्रेन ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रेन जो होता है, अगर किसी भी ह्यूमन में अगर ब्रेन लाइव है, जीवित है, तो सारे फंक्शन होते हैं. अगर ब्रेन ही खत्म हो जाए तो हमारी बॉडी क्या होगी? कोमा में चली जाएगी, हम कोई फंक्शन नहीं कर पाएंगे. तो इस तरीके से थोड़ा सा हमें लगता है कि ब्रेन से सेल्स क्यों लिया गया है, क्योंकि जितनी भी एक्टिविटी होती है, सेल अपनी एक्टिविटी करता है, वो किसके थ्रू करता है? न्यूक्लियस के थ्रू करता है. इसलिए इसको हम हार्ट ऑफ द सेल भी बोलते हैं. बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हार्ट. सर्कुलेशन चलता रहता है, हार्ट नहीं तो लाइफ नहीं. तो इसलिए इसको हम हार्ट ऑफ द सेल भी बोलते हैं. डायरेक्टर ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सेल से जो भी अपना काम कराना होता है सेल को अपना, वो कौन डायरेक्ट कराता है? न्यूक्लियस कराता है कि ये काम हमारी बॉडी को करना है, तो वो डायरेक्ट करता है न्यूक्लियस के थ्रू. कंट्रोलर ऑफ द सेल, ये भी क्लियर है कि जितनी भी एक्टिविटी होती है वो न्यूक्लियस के थ्रू ही कंट्रोल होती है. तो ये तो कुछ मेन फीचर्स हो गए कि न्यूक्लियस में हमने बताया. अब ये तो इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, इसको आप थोड़ा सा नोट कर लेंगे. दिस इज द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट for your 9th class. And the second thing which is also very important, it's discovered. Who discovered nucleus? एक क्वेश्चन और आता है कि न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर्ड किया? तो आंसर आप बताएंगे रॉबर्ट ब्राउन. डोंट कंफ्यूज विथ रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर्ड किया था, डेड सेल को डिस्कवर्ड किया था. रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर्ड किया इस ईयर में 1831 में. हमने इंट्रोडक्शन में भी बता रखा है, वहां से भी आप इसको लर्न करेंगे. तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा, डिस्कवरर ऑफ न्यूक्लियस. सेकंड चीज है कि एक और इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट चीज को ही मेंशन किया है. नोट्स भी मैं भेजूंगा आपको, वहां से आप उसको कवर करिएगा. कंटेन हेरिडिटरी मटेरियल. हेरिडिटरी मटेरियल ये रखता है. कौन सा हेरिडिटरी मटेरियल होता है? डीएनए होता है, आरएनए होता है. डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड एंड रिबोन्यूक्लिक एसिड. या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा. हेरिडिटरी मटेरियल क्या है? हेरिडिटरी मटेरियल वो होता है जिसमें हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर जो है प्रेजेंट होते हैं, और वो उसी के थ्रू जनरेशन टू जनरेशन वो ट्रांसफर होते रहते हैं. तो हेरिडिटरी मटेरियल हमारे यानी कि जो कैरेक्टर किसमें कंसिस्ट होते हैं? डीएनए होता है. किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ जीन.
जीन के फॉर्म में। इन चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में जो है इसको हम पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम क्रोमोसोम्स बताएंगे वहाँ पे भी हम थोड़ा सा इसको हम डिस्कस कर देंगे। फिलहाल आप यहाँ तक ये समझिए कि इसमें क्या होता है, हेरिडिटरी मटेरियल होता है डीएनए में। तो ये कुछ मेन जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। अब थोड़ी सी बात कर ले हम इसके आगे, हम थोड़ा सा बात करते हैं कि अगर देखा जाए तो ये जो ऑर्गेनेल्स होता है प्लास्टिड के बाद सबसे बड़ा कॉन्स्पिशियस ऑर्गन मतलब कंपोनेंट होता है जो अच्छे तरीके से दिखाई देता है। प्लास्टिड भी अच्छे तरीके से दिखाई देता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, और ये भी जो है अच्छे तरीके से दिखाई देता है। अब इसमें थोड़ा सा बात करें कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ये न्यूक्लियस सिंगल है तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिन्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, ठीक है, यूनिन्यूक्लिएट बोलेंगे। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में दो न्यूक्लियस है तो उसको हम बोलते हैं बाइन्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म। जैसा कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं पैरामीशियम, उसमें दो न्यूक्लियस है, ठीक है। यूनिन्यूक्लियर ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं इसको, यूनिन्यूक्लियर, बाइन्यूक्लियस को और भी बोल सकते हैं, यूनिन्यूक्लियर भी लिख सकते हैं, यूनिन्यूक्लियर ऑर्गेनिज्म, बाइन्यूक्लियर ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं, बाइन्यूक्लियर या बाइन्यूक्लियर भी बोल सकते हैं। अगर दो न्यूक्लियस से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं मल्टीन्यूक्लियर ऑर्गेनिज्म। मल्टीन्यूक्लियर या मल्टीन्यूक्लियर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म बोल देंगे इनको, ठीक है। तो ये कुछ नंबर के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को हम बता सकते हैं। जैसा कि सेल में हमने बताया भी था आपको, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं, यूनिन्यूक्लियर ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी सेल्स में, सेल इंट्रोडक्शन में जब हमने बताया था। तो अब थोड़ा सा यहाँ पे हम सेल के बारे में थोड़ा सा और हम देखें कि कहीं कहीं पे सेल एब्सेंट भी होता है। अब एब्सेंट होता है तो प्लांट में भी एब्सेंट होता है और एनिमल में भी होता है। तो वो एग्जाम्पल थोड़ा सा आप नोट करेंगे कि एब्सेंट कहाँ कहाँ पर होता है न्यूक्लियस। तो बेटा प्लांट में एक सेल होता है जिसको हम बोलते हैं सीड एलिमेंट। सीड एलिमेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू का एक पार्ट है, जब हम आगे बढ़ाएंगे तो वहां पर हम बताएंगे। इसको हम बोलते हैं सीड ट्यूब, सीड ट्यूब भी बोल सकते हैं इसको, सीड ट्यूब भी बोलते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, सीड ट्यूब ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू का पार्ट है, कॉम्प्लेक्स सेल है ये। हम जब बताएंगे वहां पे तो आपको क्लियर तरीके से समझ में आएगा। तो सीड एलिमेंट में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, एब्सेंट न्यूक्लियस। और ये तो हो गया प्लांट सेल की बात हो गई, प्लांट सेल में हो गया ये प्लांट सेल में। तो ये क्वेश्चन है कि कौन सा प्लांट सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो आप क्या बताओगे, सीड एलिमेंट में। और एनिमल सेल में अगर हम बात करें, एनिमल सेल में अगर बात करें तो ये एग्जांपल आप दोगे, मैच्योर आरबीसी ऑफ ह्यूमन के मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, एब्सेंट न्यूक्लियस एब्सेंट। तो ये बात ध्यान रखेंगे इस चीजों को। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है स्टूडेंट। अब हम थोड़ा सा न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर पे डिस्कस करें।
तो आपको यहाँ पे डायग्राम न्यूक्लियस का दिख रहा होगा, बड़ा सा दिख रहा है, नोट्स में भी मैंने बनाया है, उसको वहाँ से आप बना लीजिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम देखें कि न्यूक्लियस जो होता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ये डबल मेम्ब्रेन मैंने बनाया है, एक इनर मेम्ब्रेन मैंने बनाया है और एक आउटर मेम्ब्रेन बनाया है। देखिए आउटर मेम्ब्रेन और एक नीचे वाले को हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये बाई लेयर होता है, 2 लेयर का बना होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बीच में स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट इसको? आउटर इनर के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब इन तीनों को हम बोलते हैं स्टूडेंट, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और पेरी न्यूक्लियर स्पेस, तीनों को हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। यानी कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर का जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है वो किससे कवर्ड होता है? न्यूक्लियर एनवेलप से। और न्यूक्लियर एनवेलप जो है उसमें क्या क्या होता है? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन और बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ओके स्टूडेंट, अब यहां पे देखिए जो आउटर मेम्ब्रेन होता है स्टूडेंट, जो न्यूक्लियस का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो आगे ग्रोथ करके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन करता है। ये जो आउटर मेम्ब्रेन है वही जो है ग्रोथ करके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन करता है। और स्टूडेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का होता है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या डिफरेंस है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के यहाँ पे आप देख रहे हैं कि रेड कलर में हमने कुछ स्पॉट बना रखा है, इनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। ये जो रेड कलर में बेटा है इनको हम बोलते हैं राइबोसोम। ये जो रेड कलर के स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं राइबोसोम। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों बोलते हैं रफ? मतलब खुरदरा टाइप का दिखेगा। तो जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पर राइबोसोम एब्सेंट होता है, नहीं प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये तो हो गया आउटर मेम्ब्रेन की बात हो गई न्यूक्लियस के। अब देखें हम इनर मेम्ब्रेन के नीचे जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। द फ्लूइड प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक और जो है स्पेक्ट्रल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। दिस इज न्यूक्लियोलस एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियोलस जो है आरएन जो राइबोसोम है उसको बनाने का काम करता है, इसलिए न्यूक्लियोलस को हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी बोलते हैं। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, याद रखिएगा न्यूक्लियोलस को हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम बोलते हैं। यानी कि राइबोसोम का फॉर्मेशन कहां होता है? न्यूक्लियोलस में होता है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर आप यहां पे देखेंगे कि क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल क्या है? क्रोमेटिन मटेरियल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। इसी की वजह से इसको हम जितने भी नेम हमने दिया है, ब्रेन ऑफ द सेल, डायरेक्टर ऑफ द सेल, कंट्रोलर ऑफ द सेल, इसी की वजह से हमने दिया है क्योंकि इसी न्यूक्लियस के अंदर जो है क्रोमेटिन मटेरियल होता है। और स्टूडेंट क्रोमेटिन मटेरियल जो है 2 चीजों से मिलकर बना होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। यानी कि क्रोमेटिन मटेरियल इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर व्हिच इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। इस चीज को याद रखिएगा। और यही क्रोमेटिन मटेरियल जब कंडेंस होता है तो क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि क्रोमेटिन मटेरियल जब बोलेंगे तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और जब कंडेंस फॉर्म होगा तो क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। यानी क्रोमेटिन और क्रोमोसोम्स एक ही बात है, एक थिन होता है एक थिक हो जाता है। मोटा जब हो जाएगा उसको हम क्रोमोसोम्स बोलेंगे और थिन होगा तो क्रोमेटिन बोलेंगे। और क्रोमेटिन में क्या है? डीएनए और हिस्टोन होते हैं। तो ये तो हो गया। अब एक चीज और थोड़ा सा यहाँ पे छूट रहा था, यहाँ पे जगह जगह पे गैपेस दिखेंगे आपको, ये देखिए गैप, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर कोर। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियस। ठीक, अब थोड़ा सा इस पर हम फंक्शन की बात करें, फंक्शन की बात करें
तो फंक्शन में क्या होगा, यहां पे हम फंक्शन मिटाते हैं इसको, फंक्शन के बारे में डिस्कस करें। फंक्शन देखें, इस न्यूक्लियस के कई फंक्शन हैं, जैसे कि इट कंट्रोल्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ होल ऑर्गेनिज्म इन द फॉर्म ऑफ जीन। इसके अंदर डीएनए है और डीएनए पे प्रेजेंट होते हैं जीन, तो इसलिए जो है जितना भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है इसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। पहला फंक्शन हो गया कंट्रोल जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन पहला है कंट्रोल जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगला है इट कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इट कंट्रोल ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, इट कंट्रोल करता है ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है इसको ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट फंक्शन है राइबोसोम आर फॉर्म्ड इनसाइड द न्यूक्लियस, और कहां पे, न्यूक्लियोलस। तो ये जो है कहीं कहीं हेल्प करता है, हेल्प इन राइबोसोम फॉर्मेशन, राइबोसोम सिंथेसिस बाय न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के थ्रू ये हेल्प करता है। अगला है इट रेगुलेट सेल साइकिल, सेल साइकिल को हम हायर क्लास में पढ़ेंगे, तो ये आप याद करने के लिए लिख सकते हैं कि कंट्रोल सेल साइकिल। ठीक है, इट कंट्रोल सेल साइकिल। और लास्ट फंक्शन है इट कंट्रोल द ग्रोथ इन द सेल बाय गवर्निंग द सिंथेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। जितने भी प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वो इसी न्यूक्लियस के थ्रू होता है। किसके थ्रू, डीएनए प्रेजेंट है उसमें, मेन चीफ जो मटेरियल है वो डीएनए है, और इसी के थ्रू जो है प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन होता है। तो कुछ ये फंक्शंस हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और मेरे नोट्स को फॉलो करिएगा। ठीक है बेटा स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।